कहानी की शुरुआत में हमें एक प्रोफेशनल किलर से मिलवाया जाता है जिसका नाम है गिल बोक्सून। उसने एक आदमी जो कि माफिया होता है उडा शिनिचिरो को अगवा किया होता है और बेहोशी की हालत में एक सुनसान जगह पर ले आती है। असल में बोक्सून को शिनिचिरो को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है। शिनिचिरो को होश आता है और वह पूछता है, तुम कौन हो? तुम्हें पता है तुम किससे पंगा ले रही हो? बोक्सून बताती है कि उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। शिनिचिरो पूछता है, तो तुमने अब तक मुझे मारा क्यों नहीं? तब बोक्सून कहती है, कल मैं अपनी बेटी के साथ बैठी थी और हम समाचार देख रहे थे। वहाँ एक अरबपति ने अपने बेटे का दाखिला पैसे के दम पर करवाया। मेरी बेटी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसका मानना है कि सबको लड़ने का एक समान मौका मिलना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें लड़ने का मौका दे रही हूँ। शिनिचिरो हंसता है और कहता है, तो चलो लड़ते हैं। बोक्सून उसे तलवार देती है और खुद एक कुल्हाड़ी उठाती है। दोनों लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन शिनिचिरो एक समुराई होता है, वह बोक्सून से बेहतर लड़ता है। थोड़ी देर बाद बोक्सून रुक जाती है और कहती है, मुझे अपना हथियार बदलना है। शिनिचिरो उसे हथियार बदलने का मौका देता है, मगर जैसे ही वह बात करने लगता है बोक्सून तुरंत उसे गोली मारकर खत्म कर देती है। बोक्सून अपना काम पूरा करके अपने घर लौट आती है। घर आकर वह आम जिंदगी के काम करने लगती है, पौधों को पानी देना, साफ सफाई करना, एक सामान्य जीवन जीने का नाटक करते हुए। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बेटी जे योंग छुप छुप कर सिगरेट पीती है। यह देखकर बोक्सून को अपना बचपन याद आ जाता है, जब उसके पिता ने उसे सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया था और इस बुराई के लिए उसे बुरी तरह पीटा था। तभी जे योंग घर आती है और बोक्सून मुस्कुराते हुए उससे कहती है, कल हम दोनों साथ में सिगरेट पियेंगे। जे योंग थोड़ा हैरान होती है, फिर अचानक कहती है, अब से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगी, और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। उसे यह नहीं पता होता कि उसकी माँ एक प्रोफेशनल किलर है जो उसके सामने एक आम माँ का किरदार निभाती है। अगली सुबह बोक्सून अपनी पड़ोसन और कुछ और औरतों के साथ एक टी पार्टी में बिजी होती है। सारी औरतें पिछले गर्मी की छुट्टियों के बारे में बातें कर रही होती हैं। किसने कहाँ यात्रा की? तभी एक महिला बोक्सून से पूछती है, तुम जे योंग के साथ गर्मी की छुट्टियों में कहीं नहीं गई? बोक्सून तुरंत एक झूठ बोलती है, मैं बिजनेस ट्रिप के लिए इजिप्ट गई थी। असल में वह एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए गई थी। जब एक और महिला उसके काम के बारे में पूछती है तो बोक्सून आराम से कहती है, मैं एक इवेंट कंपनी में काम करती हूँ। सब उसके जवाब पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि किसी को यह अंदाजा भी नहीं होता कि वह असल में एक प्रोफेशनल किलर है। अगले सीन में बोक्सून एक छोटे से रेस्टोरेंट में अपने कुछ साथियों के साथ बैठी होती है। ये साथी भी पेशेवर हत्यारे होते हैं जो दूसरी कंपनी के लिए काम करते हैं। सब बोक्सून की तारीफ कर रहे होते हैं कि कैसे उसने एक ताकतवर माफिया उडा शिनिचिरो को मार गिराया। बोक्सू की रेपुटेशन और उसका स्किल सभी के लिए एक मिसाल बन चुका होता है। फिर कहानी हमें एक फ्लैशबैक में ले जाती है, जहाँ मिंक्यू एमके कंपनी का बॉस होता है। एमके एक बड़ी और जबरदस्त किलर कंपनी होती है जिसमें 3 सख्त रूल्स बनाए गए होते हैं। पहला रूल, कोई भी किलर बच्चों को नहीं मारेगा। दूसरा, कंपनी के किलर सिर्फ कंपनी के दिए गए मिशन ही करेंगे, किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम नहीं करेंगे। और तीसरा, हर किलर को कंपनी द्वारा दिया गया मिशन करना जरूरी है, चाहे उन्हें पसंद आए या ना आए। इन रूल्स के वजह से काफी किलर्स बेरोजगार हो गए होते हैं, क्योंकि काफी लोग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स लेने से मना कर देते हैं। बोक्सू के कुछ साथी भी उन्हीं बेरोजगार लोगों में शामिल होते हैं। सब बोक्सू को अपना आइडियल मानते हैं, उनकी काबिलियत और सक्सेस से इंस्पायर होते हैं। लेकिन जब एक साथी हैन बोक्सू से कहता है कि सब उसके जैसे बनना चाहते हैं, बोक्सू कहती है, तुम लोग अभी इस काबिल नहीं हो। इस बात पर उसके साथी हैन को गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। बोक्सू उससे फाइट के लिए चुनौती देती है, लेकिन बाहर रुकने के बजाय वहां से चले जाती है। बाहर जाके बोक्सू देखती है कि कुछ लड़के उसकी गाड़ी को डैमेज कर रहे होते हैं। वो उन्हें कहती है, पिल्लो वहां से हट जाओ, लेकिन वो लड़के भड़क जाते हैं और बोक्सू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक वो वहां पहुंचता है। वो उन लड़कों को मार के हटा देता है। बोक्सू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। अगली सुबह बोक्सू अपनी बेटी जाई यांग को स्कूल छोड़ने के बाद अपने ऑफिस एमके कंपनी पहुंचती है। उसका अपॉइंटमेंट मिंक्यू से होता है, पर वहां उसकी बहन चा मिनही आ जाती है। चा मिनही एमके कंपनी की डायरेक्टर होती है और बोक्सू को अपने साथ ले जाती है, जहां एक लड़की योंगजी एक लड़के को बहुत ही बुरा तरह पिटाई कर रही होती है। असल में ये एमके कंपनी के नए किलर्स की ट्रेनिंग होती है, जहां उन्हें मारना सिखाया जाता है। जैसे ही बोक्सू वहां आती है, सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि बोक्सू कंपनी में एक लेजेंड होती है। हर कोई उससे अपना आइडल मानता है।
चा मिनही बोक्सू से कहती है, योंगजी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। पर बोक्सू ठंडे लहजे में कहती है, मेरी तरह कोई नहीं है, और वहाँ से जाने लगती है। चा मिनही ताना देते हुए कहती है, जो योंगजी इस उम्र में कर रही है वो तुम कभी नहीं कर पाई। ये सुनकर बोक्सू को गुस्सा आ जाता है और वो फाइट के लिए रेडी हो जाती है। बोक्सू और योंगजी के बीच फाइट होती है, पर बोक्सू बड़े आराम से इस फाइट को जीत जाती है। अपनी स्किल और एक्सपीरियंस से योंगजी को हरा देती है। उसके बाद बोक्सू मिंक्यू के ऑफिस में मिलती है, जहाँ मिंक्यू उसे 2 नए मिशन देता है, एक रशिया का और एक कोरिया का। बिना ज्यादा सोच विचार किए बोक्सू कोरिया का मिशन चूज कर लेती है। फिर मिंक्यू और बोक्सू एक छोटे से रेस्टोरेंट में नूडल्स खाने जाते हैं और आपस में कैजुअली बातें करते हैं। इतने में बोक्सू को स्कूल से फोन आता है, उसकी बेटी जाए यंग ने एक लड़के को बुरी तरह से घायल कर दिया है। बोक्सू जल्दी से स्कूल जाती है, जहाँ उससे पता चलता है कि लड़के की माँ पुलिस बुलाना चाहती है। प्रिंसिपल थोड़ा सा सॉफ्ट अप्रोच लेते हैं और जाए यंग को सिर्फ सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन जाए यंग अपनी एक्शन की वजह किसी को नहीं बताती। बोक्सून अपनी बेटी को लेकर चुपचाप घर वापस आ जाती है, उसके मन में एक अजीब टेंशन और कंफ्यूजन के साथ। कहानी के अगले सीन में हमें इनकी कंपनी के अंदर एक मीटिंग दिखाई जाती है, जहां अलग अलग कंपनियों के मालिक मिनक्यू और उसकी बहन चा मिनही चर्चा कर रहे होते हैं कि कंपनी का कोई आदमी बाहर काम करके कंपनी को धोखा दे रहा है। मिनक्यू कहता है, जो भी यह आदमी होगा मैं उसे खुद मारूंगा। तब एक लीडर शारजान सिंह पूछता है, अगर यह आदमी तुम्हारी कंपनी का हुआ तो? मिनक्यू कहता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को सजा दूंगा। मीटिंग के बाद मिनक्यू अपनी बहन के साथ अपने घर चला जाता है। अगले दिन मिनक्यू रूस के मिशन के लिए निकल रहा होता है और बोक्सून को कॉल करके स्कूल वाले इंसिडेंट के बारे में पूछता है। बोक्सून सब कुछ बताती है और फिर मिनक्यू याद दिलाता है कि उसका कोरिया वाला मिशन आज है, जिसमें यंग ट्रेनी यंगजी भी उसके साथ होगी। रात को बोक्सून मिशन के लिए निकलती है और यंगजी से मिलती है। यंगजी उसे मिशन में उपयोग होने वाले गैजेट्स दिखाती है और एक नोट भी जो मर्डर थाने में मदद करेगा। दोनों एक लड़के के कमरे में बेहोशी की गैस लीक करती हैं और लड़का बेहोश हो जाता है। जब बोक्सून उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि लड़का तो एक छोटा बच्चा है, बहुत मासूम लग रहा है। यंगजी बताती है कि यह बच्चा नहीं, एक शातिर इंसान है। बोक्सून जैसे ही उस लड़के का नोट रखने जाती है, उसे याद आता है कि यह वही लड़का है जिसका बाप पैसे के दम पर उसका एडमिशन करवा रहा था, जिसे उसकी बेटी ने न्यूज में देखा था। बोक्सून को यह गलत लगता है और बिना कुछ किए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें मिनक्यू दिखाई देता है, जो रूस के मिशन पर है। उस वक्त बोक्सून का कॉल आता है और वह कहती है, मिशन पूरा नहीं हो पाया, गैस ठीक से लीक नहीं हुई और लड़का जाग गया। मिनक्यू शक करता है और कहता है, यह कैसे हो सकता है? तुम एक लेजेंड हो, तुमसे इतना आसान मिशन नहीं हो पाया, तुम झूठ बोल रही हो। फिर मिनक्यू कहता है, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें मार दूं अब? इतने में मिनक्यू का रूसी टारगेट वहाँ आ जाता है। मिनक्यू कॉल होल्ड पर रखकर इंटेंस फाइट करता है और अपने टारगेट को मार देता है। फिर कॉल पर वापस आकर यंगजी से पूछता है, सच में गैस लीक नहीं हुई थी? यंगजी भी झूठ बोलती है और कहती है, हाँ, गैस ठीक से काम नहीं की। मिनक्यू फिर बोक्सून से कहता है, कल ऑफिस आकर अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा लेना। मिनक्यू अपनी बहन को सब बताता है। चा मिनही को यकीन नहीं होता कि बोक्सून मिशन फेल कर गई। जब वह पूछती है, अब यह मिशन किसको दूं? मिनक्यू कहता है, किसी को भी मत दो, और फोन रख देता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब मिनक्यू और बोक्सून पहली बार मिले थे। मिनक्यू असल में बोक्सून के बाप को मारने आया था। जब मिनक्यू उसके बाप को मारने वाला होता है, बोक्सून वहाँ आ जाती है। मिनक्यू उससे बात करने लगता है, पर बोक्सून बिना डरे उसका सामना करती है। जब मिनक्यू कहता है, मुझे तुम्हारा भी गेम बजाना पड़ेगा क्योंकि तुम गवाह बन जाओगी, तब बोक्सून अपने बाप को खुद मार देती है। मिनक्यू को बोक्सून का यह कॉन्फिडेंस पसंद आता है और तब से दोनों साथ काम करते हैं। फिर हमें चामिन को दिखाया जाता है, जो कि ट्रेनिंग कर रही होती है, जहां उसे पता चलता है कि जो बंदा कंपनी के बाहर काम कर रहा है वो और कोई नहीं, बोक्सून का साथी है। वह उसे मिलने जाती है। फिर हमें बोक्सून को दिखाया जाता है, जो अपने घर पर पौधों का काम कर रही होती है। तब उसकी बेटी उसे पास आती है और सारी बात बताती है कि वह उस लड़के को नहीं मारना चाहती थी। उस लड़के ने उसकी और सोरा की किसिंग वाली फोटो ले ली थी और कहा था कि मेरे साथ रिलेशनशिप में आओ, वरना मैं ये फोटो पूरे शहर में फैला दूंगा। तभी सोरा आती है और उसे समझाती है कि जो वह कह रहा है वह कर दो, लेकिन तब वह लड़का उसे गलत तरीके से बात करता है। इसी बात पर वह उसे मारती है। फिर वह बोक्सून को वो फोटो दिखाती है। तब बोक्सून शॉक हो जाती है। तब जय युंग उसे बताती है कि उसे लड़कों में नहीं लड़कियों में इंटरेस्ट है और वह सोरा से प्यार करती है। तभी यंगजी वहाँ आती है और बोक्सून को साइड में लेकर पूछती है,
यहाँ क्यों आई हो, मरना है क्या? तब वह बताती है कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया है क्योंकि वह अपने पहले मिशन में फेल हो गई है। यह सुनकर बोक्सून यंगजी को एक रेस्टोरेंट ले जाती है। खाना खाते हुए वह बताती है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और सारे फैसले वह खुद लेती है। इसी बीच बोक्सून के सभी साथी वहाँ आते हैं और बताते हैं कि हैन ने वह मिशन कर लिया जो बोक्सून ने अधूरा छोड़ दिया था। तब बोक्सून पूछती है, वह मिशन तुम्हें कैसे मिला? हैन कहता है, क्योंकि मैं काबिल था तो मिल गया। तब बोक्सून कहती है, हम दोनों को पता है कि तुम इस काबिल नहीं हो। तभी इसी बीच हैन के फोन में चा मिनही का कॉल आता है, लेकिन वह कॉल बोक्सून उठाती है। चा मिनही कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, यह बहुत गलत है। तब चा मिनही हैन को कॉल स्पीकर में रखने के लिए कहती है और वह सबसे कहती है कि वह सभी को मिशन दे रही है, जो भी बोक्सून को मारेगा वह उसे अपनी कंपनी में रख लेगी। यह सुनते ही सब उसे मारने लगते हैं। यह एक शानदार फाइटिंग सीन होता है जिसमें बोक्सून सब पर भारी पड़ती है और जो दुकान का मालिक होता है वह खुद के वार से खुद ही मर जाता है। इस सब में यंगजी बोक्सून की मदद करती है और दोनों मिलकर सबको खत्म कर देते हैं। फिर बोक्सून सफाई कर्मचारियों को बुलाती है और जब सफाई चल रही होती है तब बोक्सून यही सोच रही होती है कि उसने दूसरी कंपनी वालों को मारकर गलती की और वह वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में उसकी बेटी का कॉल आता है और वह रो रही होती है। बोक्सून उससे बात करने लगती है। तभी अचानक मिंक्यू पीछे से आता है और बोक्सून को पकड़ लेता है। बोक्सून उसे फोन रखने के लिए कहती है, लेकिन मिंक्यू उसका फोन तोड़ देता है और कहता है, तुमने हद पार कर दी है, कब तक मैं तुम्हें बचाता रहूंगा और कंपनी की प्रतिष्ठा भी खराब हो रही है। तभी यंगजी वहाँ पहुँचती है और मिंक्यू को सब बता देती है कि उसकी बहन ने सबको बोक्सून का खेल खत्म करने के लिए कहा था। यह सुनकर मिंक्यू बोक्सून को छोड़ देता है। बोक्सून उससे कहती है, तुम अपनी बहन से कह देना कि अब वह गई। तब मिंक्यू उसे चेतावनी देता है, अगर उसे छुआ भी तो मैं और बाकी कंपनी के नेता तुम्हें खत्म कर देंगे। मिंक्यू उसे सलाह देता है, तुम कल ऑफिस आओ और अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाओ, बाकी सबको मैं संभाल लूंगा और तुम जिंदा रहोगी। बोक्सून उसकी बात को मान लेती है और घर चली जाती है। बोक्सून घर आती है और देखती है कि उसकी बेटी जे योंग रो रही होती है। जब बोक्सून पूछती है तो जे योंग बताती है कि उसका सोरा से ब्रेकअप हो गया है। सोरा ने कहा कि वह उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। जे योंग गिल्ट में कहती है, शायद मुझे उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए था। इस पर बोक्सून कहती है, तो ऐसा किया क्यों नहीं? जे योंग जवाब देती है, मैं खुद को धोखा नहीं देना चाहती थी। बोक्सून को यह बात पसंद आती है और कहती है कि सोरा के ब्रेकअप करने के पीछे कोई वजह होगी, जैसे सभी के पास होती है। फिर जे योंग बताती है कि उसने बोक्सून के बैग में पासपोर्ट और हथियार देखे। थोड़ी देर के लिए बोक्सून डर जाती है, लेकिन जब जे योंग पूछती है, क्या आप अंडरकवर एजेंट हैं, तो बोक्सून राहत महसूस करके हाँ कहती है। दूसरी तरफ सभी कंपनी के लीडर मिंक्यू के पास आते हैं और पूछते हैं कि बोक्सून ने उनके आदमी को क्यों मारा। मिंक्यू कहता है कि जो लोग कंपनी के बाहर काम कर रहे थे वे हैन और उसके साथी थे। मिंक्यू के कहने पर ही बोक्सून ने उन्हें मारा। शर्जन सिंह कहता है कि हमें पता चला है कि उस रात वहाँ यंगजी भी थी, लेकिन मिंक्यू कहता है कि लड़ाई में यंगजी बच नहीं पाई। तब शर्जन सिंह मिंक्यू को प्रवोक करता है और मिंक्यू उसे मारने लगता है। यह देखकर बाकी लीडर भाग जाते हैं। बोक्सून अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराने आती है और चा मिनही से मिलती है। बातों बातों में चा मिनही बताती है कि उन्होंने यंगजी का गेम बजा दिया था। यह सुनकर बोक्सून शॉक हो जाती है और गुस्से में चा मिनही का एक पेन से गेम बजा देती है। फिर एक आदमी से कहती है, मिंक्यू को कह देना कि उसकी बहन को मैंने मारा है, और वहाँ से चली जाती है। मिंक्यू बोक्सून के घर कॉल करता है, लेकिन कॉल जे योंग उठाती है। मिंक्यू कहता है, अपनी माँ को कहना उनका मैसेज मिल गया। फिर हमें बोक्सून और जे योंग दिखाए जाते हैं जो डिनर कर रहे होते हैं। जे योंग कहती है, मैं कल स्कूल में सबको सच बता दूंगी, और बोक्सून को यह सुनकर अच्छा लगता है। इसके बाद बोक्सून तैयार होकर फाइनल फाइट के लिए निकलती है। मिंक्यू से उसका आमना सामना होता है और बोक्सून अपने दिमाग में हर संभावना देखती है, लेकिन हर बार हार जाती है। मिंक्यू समझ जाता है और कहता है, तुम मेरी कमजोरी नहीं जानती। बोक्सून जवाब देती है, तुम्हारी सिर्फ एक कमजोरी है और वह मैं हूँ। मिंक्यू अपनी पुरानी यादों में खो जाता है जब उसकी पहली मुलाकात बोक्सून से हुई थी। बोक्सून इस मौके का फायदा उठाकर मिंक्यू की तरफ गिलास फेंकती है और मिंक्यू का गेम बच जाता है। मरने से पहले मिंक्यू कहता है, अपनी बेटी को क्या बताओगी? बोक्सून कंफ्यूज होती है। तब मिंक्यू कहता है कि उसने जे योंग को एक टैबलेट भेजी है जिसमें वह दोनों का लिव फाइट देख रही है। बोक्सून कैमरे की तरफ देखती है और देखती है कि उसकी बेटी शॉक में है। बोक्सून रोने लगती है क्योंकि वह अपनी बेटी को अपनी जिंदगी के बारे में बताना नहीं चाहती थी। बोक्सून जल्दी से घर जाती है और देखती है कि जे योंग सोई हुई है।
उसे लगता है कि उसकी बेटी ने कुछ नहीं देखा, लेकिन तभी जे योंग उठती है और कहती है, मॉम, you're a cool mom। बोक्सून समझ जाती है कि उसकी बेटी को सब पता चल गया है, लेकिन अब उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन जे योंग स्कूल जाती है और सोरा को आखिरी बार गुड बाय बोलती है। फिल्म यही खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।